बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हाई कोर्ट का। जलसे और जुलूस पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे जुलूस पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जलसे जुलूस के बाद कोरोना फैलने का खतरा है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि इस्तदा की गई कि कोरोना के बाद जलसे और जुलूस पर पाबंदी लगाई जाए। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कोरोना के बाद जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे और जुलूस पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। महफूज किया गया फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे जुलूस पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जलसे जुलूस के बायस कोरोना फैलने का खतरा है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तदा भी की कि कोरोना के बायस जलसे और जुलूस पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से। हाई कोर्ट जलसे और जुलूस पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे जुलूस पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। जलसे जुलूस के बायस कोरोना फैलने का खतरा है। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार ने ये इस्तदा भी की कि कोरोना के बायस जलसे और जुलूस पर पाबंदी लगाई जाए। जी हाँ, ये इस्तदा की गई थी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये दरख्वास्त थी जो कि जमा करवाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि जलसे और जुलूस के बायस कोरोना फैलने के खदशात भी बढ़ जाते हैं, लिहाजा इस पर पाबंदी के अहकाम जारी किए गए, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात हुई हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हुई है। जबकि कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद की बात की जाए तो 50,600 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमवात 875 हो चुकी हैं। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात रिकॉर्ड की गई। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी। कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 50,600 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमवात की तादाद की बात की जाए तो 875 तक पहुंच चुकी है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 अमवात हुई हैं, जबकि शहर में 24 घंटों में कोरोना के 71 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस केसेस में इजाफे और 5 शहरियों की अमवात पर कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फिकार अहमद घुमन कहते हैं, अगर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के निफाज की ऑप्शन इस्तेमाल हो सकती है। कमिश्नर का इस हवाले से क्या कहना था, जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन सेजी राव, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, कोरोना एक मरतबा फिर सर उठाने लगा है और खतरे की घंटी भी बज चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट्स हैं वो हौसला अफजा नहीं है। 5 कैजुअलिटीज़ हैं, जबकि जो 71 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फिकार अहमद घुमन क्या इस हवाले से कहते हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, कार्रवाइयाँ बहुत हो रही हैं, वो जो डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, SOPs की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पहले कहा कि ये एक वेव जो है दोबारा आई हुई है और मौसम के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये ओपिनियन है कि ये बढ़ेगा, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये जो है इमरजेंस दोबारा री इमर्ज हो रहा है। और उसके लिए हमें वो कैजुअल एटीट्यूड छोड़ के हमें इसका पूरा ध्यान SOPs का रखना पड़ेगा। मैंने अपने टीम्स को हदायत कर दी हैं, के करीब वायलेशन सी एक्शंस लिए, FIRs भी की, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि पब्लिक को खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि ये दोबारा इमर्ज हो रहा है और इसमें अपने मेजर्स ऐसे लें जिससे बचत हो। और अब मेयर्स का इतना ज़्यादा गवर्नमेंट लेवल पे, मीडिया में, आपने हर जगह तशहीर हुई है, तो मेहरबानी फरमा के मेरी लोगों से यही इल्तमास है कि उसको SOP का ख्याल रखें। अच्छा, और इसके ऊपर गवर्नमेंट से पूरा तावन करें। अच्छा सर, आप
सख्ती की जरूरत है। सख्ती करने की ज़रूरत तो है, इस हवाले से है कि जब नए लोग बाज आएंगे तो फिर लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, सख्ती तो फिर हम करेंगे। लेकिन मैं आपकी तवसत से पहले तो रिक्वेस्ट करता हूँ, और इंस्पेक्शंस हमारी जारी हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, और जहाँ ज़रूरत होगी फिर वहाँ सख्ती भी करेंगे। किसी लेवल पर जेरे गौर है कि दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन या बिल्कुल सारे ऑप्शन जेरे गौर हैं, और आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब इसकी मीटिंग भी ले रहे हैं, और वहाँ पे कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। फैसले भी आएंगे, अलबत्ता खुद से एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर। ठीक है, राव दिलशाद हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मुसाफिरों को कोरोना के हवाले से 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? जी बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी हकाम ने बिरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए जो नई ट्रैवल एडवाइजरी है वो जारी कर दी है, और इस एडवाइजरी के मुताबिक जो गुज़श्ता एडवाइजरी के अंदर 2 ग्रुपों के अंदर मालिक को जो है वो तकसीम किया गया था, जिनमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी शामिल थी। तो कैटेगरी ए में शामिल ममालिक की तादाद है वो 38 से कम कर 30 ममालिक है वो कर दी है, और 30 ममालिक के मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट से इस्तिस्ना है वो हासिल हो चुका है। और उन ममालिक में सऊदी अरेबिया, जापान और न्यूजीलैंड समेत जो तुर्की है और समेत जो दीगर ममालिक हैं वो शामिल हैं, जबकि इन 30 ममालिक के अलावा तमाम ममालिक को जो है वो कैटेगरी बी के अंदर शामिल है वो किया गया है। और कैटेगरी बी के मुसाफिर को लाहौर या समेत मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने से कबल कोरोना टेस्ट दिखाना है वो लाजमी करार दिया गया है, और इन मुसाफिर के ऊपर शराइत आयद की गई है कि पाकिस्तान आमद से 96 घंटे कबल जो कोरोना टेस्ट है वो लाजमी करवाना होगा। और इस वजह से तमाम एयरलाइंस इंतज़ामिया को ये हदायत हैं वो जारी कर दी हैं, और ये जो नई ट्रैवल एडवाइजरी है ये 19 अक्टूबर से है वो लागू होगी, और 30 दिसंबर तक इसका इतलाक है वो रहेगा। और इस वाले से जो नया फैसला वो ये किया गया है कि 38 ममालिक को कम करते हुए इस ममालिक के ऊपर जो कोरोना के हवाले से टेस्ट के हवाले से इस्तिस्ना है उनको दिया। ठीक है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। कुदरती आफत भी आने वाली है, इस हवाले से आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना सूरत हाल के हवाले से। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 2 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू वायरस के दोनों मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से अब तक 107 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक 107 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में 13 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 94 सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि रवा साल डेंगू से कोई कीमती जान जाया नहीं हुई है। 24 घंटों के दौरान 748 मुश्तबा मरीज। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया जा रहा है पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 2 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू वायरस के दोनों मरीजों का ताल्लुक लाहौर से बताया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक 107 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। सूबे भर में 13 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 90 से जायद सेहतियाब हो चुके। रवा साल डेंगू से कोई कीमती जान जाया नहीं हुई है, जबकि तर्जुमान के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 748 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान का मजीद क्या बताना है जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 2 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू का खतरा मौजूद है, और डेंगू वायरस के जो केसेस हैं वो मुसलसल शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में डेंगू बुखार के 2 नए मरीज हैं उनकी तस्दीक की गई है। इसके अलावा 24 जो डेंगू के मुश्तबा पेशेंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। अब इसके अलावा अब तक जो मजमूई तौर पर पंजाब में रवा साल के दौरान जो है वो जो डेंगू के कंफर्म केसेस हैं उनकी तादाद 107 तक पहुंच गई है, और मजमूई तौर पे 24 घंटे में पंजाब भर में जो डेंगू वायरस के 748 मुश्तबा केसेस जो हैं वो ना सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान 8795 मकाम से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है, जो कि बदस्तूर शहरियों के लिए एक खतरा है।
ٹھیک ہے، سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 17 کو، اور یہ ایک سرٹیفائڈ جھوٹے قرار پائے فرام دی ہائیسٹ اپیلیٹ فورم سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ کی طرف سے۔ اس کے بعد NA 120 کا بائی الیکشن قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ہونا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کے لیے جاری ہوتا ہے۔ میں نے برائے جب بھی کسی جگہ بائی الیکشن ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس روک دی جاتی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہ ہو سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے 1 اگست 2017 کو یہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جو تمام بائی الیکشنز کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی حکومتی نمائندین نہیں جا سکتے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا اس الیکشن کے مہم کے دوران۔ یہی نوٹیفیکیشن 1 اگست 2017 کو جاری ہوتا۔ لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے کہ چھانگا مانگا کی سیاست کی تربیت یافتہ فیملی کی جو نئی رکن تھی مریم نواز صاحبہ، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن رگ کرنا ہے۔ اس الیکشن کو رگ کرنے کے لیے کیونکہ کبھی بھی زندگی میں انہوں نے اپنا مال خرچ نہیں کیا، جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سرکار کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اسی چھانگا مانگا کی سیاست سے تربیت یافتہ مریم صفدر صاحبہ نے، اور اس وقت کی جو حکومتی مشینری تھی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا جائے NA 120 کا۔ اس سلسلے میں جس محکمے کا انتخاب کیا گیا پنجاب میں لاہور میں، اس محکمے کا نام ہے ٹیپا۔ ٹیپا جو ہے وہ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ ایجنسی ہے۔ آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ اس کا کام ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانا، اس کے اندر تزئین و آزائش ہے، سگنلز ہیں، روڈوں کی مرمت ہو سکتی ہے، یہ اس کا کام ہے ٹیپا کا مینلی۔ لیکن ٹیپا کی ایجنسی کا انتخاب کیا گیا اس وقت DC لاہور اور کمشنر لاہور کا آفس استعمال کرتے ہوئے NA 120 کے اندر 2.5 ارب کے لگ بھگ 2.5 ارب روپے کے لگ بھگ پیسہ ڈول آؤٹ کیا گیا، پھینکا گیا، خرچ کیا گیا ڈیولپمنٹ سکیمز کے نام کے اوپر۔ اب ایک تو یہ سراسر الیکشن کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے تحت، اس کے خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منصوبہ بنایا گیا کہ اس وقت تمام کام گراؤنڈ پہ کیا گیا، پیسہ خرچ کیا گیا، گلی محلوں میں خرچ کیا گیا، ڈسپنسریوں پہ خرچ کیا گیا، کیش ڈول آؤٹس بھی کیے گئے، اور اس کے لیے استعمال کیا گیا اس ادارے ٹیپا کو۔ اب اس میں جو بڑی ایک اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ یہ 2.5 ارب روپیہ خرچ کیسے کیا گیا، کیونکہ دیکھیں قانون میں کتاب کے اوپر، کاغذ کے اوپر تو یہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی ٹینڈر ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ اشتہار دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی ٹھیکیدار کو ورک آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو ملی بھگت سے یہ کام کیا گیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب میں NFC ایوارڈ کے بعد صوبے زیادہ امیر ہیں، صوبوں کے پاس اپنا زیادہ پیسہ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ مختص کیا گیا۔ پرائم منسٹر کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ایک پروجیکٹ تھا، بڑے ماہر فواد حسن فواد موجود تھے، انہوں نے اس کا پیسہ ایئر مارک کیا، پہلے 505 ملین اور پھر 2000 ملین، یعنی کہ وہ 2.5 ارب روپیہ مختص کیا گیا ان اسکیموں کے لیے۔ آن گراؤنڈ سارا کام اور پیسے کی ترسیل اگست، سپٹمبر، اکتوبر کے مہینے میں کی گئی، جبکہ ٹینڈر ورک آرڈر وہ جنوری 2018 میں کیے گئے، کیونکہ الیکشن رگ کرنا تھا اور پکڑے بھی نہیں جانا، اس چیز کے تو بڑے ماہر ہیں۔ تو گراؤنڈ کے اوپر کام پہلے شروع کر دیا گیا اور پیسے اس کے اور ٹینڈر اور ورک آرڈر بعد میں دیا گیا۔
وہ ایک پوری لمبی تفصیل ہے کہ وہ آن گراؤنڈ ورک آرڈر، اس کے بعد کس طرح سے کاغذات بنچ کیے گئے، وہ تمام ثبوت اس وقت ہمارے سامنے موجود آ چکے ہیں۔ پہلے تو یہ ایویڈنس ملا کہ یہ گراؤنڈ پہ کام جو ہوا یہ ٹیپا کے تھرو کرایا گیا، جو کہ ایک اور وائلیشن تھی۔ جو پیسے ڈالے گئے گراؤنڈ کے اوپر، اب گراؤنڈ پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پیسہ راؤٹ کیا گیا تھرو ٹیپا۔ جب اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا گیا تو یہ پتہ چلا، جو کہ سب سے شاکنگ چیز ہے، کہ کام ہوا پہلے، ٹینڈر ہوتا ہے بعد میں، ورک آرڈر ایشو ہوتا ہے بعد میں، لیکن آن گراؤنڈ تھرڈ پارٹی سے پہلے گراؤنڈ پہ کام کرا دیا گیا۔ اس کے لیے جب یہ انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے شروع کی تو انہیں جو ثبوت ملے، تو پہلی تو چیز ہے کہ نیسپاک کے انجینئرز، اس میں سے ایک انجینئر ابھی نیب کی کسٹڈی میں بھی ہیں، جو نیسپاک کے انجینئرز ہیں، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام سارا ان الیکشن کے دنوں میں کیا ہے، جو کہ کلیئر وائلیشن ہے آپ کے الیکشن کے قوانین کی۔ اب اس میں سے میں دو تین چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ ایک، ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، جس اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک بڑی چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی، یہ اعترافی بیان ہے۔ اعترافی بیان میں جو نیسپاک کا انجینئرز ہیں، سب انجینئر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حلقہ ایک NA 120 میں الیکشن کے دوران میڈم مریم نواز صاحبہ نے وفاقی گورنمنٹ سے فنڈ ارینج کرتے ہوئے فنڈ ارینج کیے اور بعد ازاں ذاتی عمرہ میں DGLDA چیف انجینئر ٹیپا کے ساتھ ان فنڈز کی یوٹیلائزیشن کا طریقہ کار وضع کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے مریم صاحبہ کا کیا آفیشیل ڈیزگنیشن تھا، وہ کس پیرائے میں، ایک تو آپ وائلیشن تو کر ہی رہے ہیں، آپ کس پیرائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری افسران کو ذاتی عمرہ بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے فنڈز خرچ کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں ڈائریکٹ کیا گیا کہ ماجد ظہور MPA PP 140 اور بلال یاسین MPA PP 139 ان کے ساتھ رابطہ کر کے تمام ڈیولپمنٹ کا کام آپ پرپوز کریں گے اور اس کو الیکشن کے دنوں میں ہی کمپلیٹ کریں گے۔ یہ سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ ماجد ظہور کے جو دفتر ہے MPA کا صفا والا چوک میں اور بلال یاسین کا دفتر مونی روڈ، یہ گھر بن جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا الیکشن رگ کیا جاتا ہے اور وہاں سے ہی تمام چیزیں جس کو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ پیسہ وہ چیزیں وہاں سے ڈول آؤٹ کی جاتی ہیں۔ اچھا، صرف یہ اعترافی بیان تو آپ کہیں گے کیونکہ میں وکیل ہوں تو میں کہوں گا جی اعترافی بیان کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کہ آن گراؤنڈ یہ کام پہلے کیا گیا، اس کا پورا فورینسک ایویڈنس بھی اینٹی کرپشن نے حاصل کر لیا ہے۔ فورینسک ایویڈنس انہی کے تمام ٹیلی فونز، اس وقت کی جیو لوکیشنز، وہ چیزیں، تصاویر کیونکہ بھیجی جا رہی تھی، واٹس ایپ کے اوپر سارا کام کیا جا رہا تھا، وہ سارا بھی اس وقت ثبوت ہمارے پاس آ چکا ہے۔ یہ وہ بڑی سمپل سی داستان ہے کہ کس طرح سے چھانگا مانگا کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے الیکشنز کو رگ کیا گیا۔ آج بھی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز کی ہماری ہیں، آج تک ہمیں نہیں بتا سکے کہ کون سے الیکشن کے حلقے آپ نے کھولنے ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ تو بڑی اسپیسیفک تھی 4 حلقوں کی، آپ کی آج تک کوئی اسپیسیفک ڈیمانڈ نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن میں اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن پٹیشن زیادہ ہیں بنسبت نون لیگ سے، اور آپ کا اپنا کردار یہ ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے ایک حلقے کا بائی الیکشن۔ آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آپ نے بائی الیکشن بھاری پیسہ سرکاری ٹیکس پیئر کا خرچ کر کے، یہ بھی نہیں کیا کہ اپنا لوٹا ہوا مال ہی خرچ کر دیں، ٹیکس پیئر کا ادھر بھی نیا لوٹا، وہ پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں، ایک تو یہ چونکہ اس کیس کا والیوم زیادہ ہے تو اس کو ہم اینٹی کرپشن سے نیب کو بھجوا رہے ہیں، اور دوسرا ہم اس کا ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں سرکار کی طرف سے ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ چلیں وہ الیکشن کا ٹائم تو گزر گیا، لیکن یہ لازمی اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا اور کیا زیادتی کی گئی۔ اب اس کے اوپر مزید آپ سے ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کیونکہ وہ ان کا حلقہ تھا۔ آپ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے شاید گواہ ہیں کہ 2017 کا الیکشن ہوا تو اس الیکشن کے دورانیہ میں بھی میں نے 32 پٹیشنز جو تھیں وہ جمع کرائی تھیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیپا کے
दरवाजे के बाहर प्रोटेस्ट करके और इनको कहा था कि ये जो 2 अरब रुपए आए हैं आपके पास ग्रांट के, ये किस तरह खर्च हुए हैं, हमें उसका हिसाब दें। ये आज नहीं बात हो रही, मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि शुक्र है खुदा का कि जो मेरे क्लेम्स थे उस वक़्त कि ये सारी इलेक्शन रिग हो रही है और हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जब इनकी हुकूमत थी उस दौरानिया में मैंने इलेक्शन कमीशन के पास, मेरा ख्याल है शायद हिस्ट्री में इतने ज़्यादा पिटिशन्स किसी ने जमा नहीं करवाए जितने मैंने कराए, एविडेंस के साथ हमने जमा करवाए, दिखाया कि किस तरह काम हो रहा है इलेक्शन के दौरानिया में। और आप लोगों ने भी, सब ने, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, आप लोगों ने भी बाकायदा वो दिखाए। आप लोग अपनी, इफ़ यू गो बैक 3 years फ्रॉम टुडे, तो आप देखेंगे कि आपके अपने पास भी वो सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी जहां हमने इंडिकेट किया कि डेवलपमेंट हो रही है और ये ड्यूरिंग इलेक्शन करवा रहे हैं, और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं किसी तरीके से। हम फिर टीपा के पास जब गए और मैंने उनसे कहा कि आप हमें ये 2 अरब रुपए का हिसाब दें, यू ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अस, क्योंकि ये हल्का 120 उस अब जो हल्का 125 है उसमें लगाया गया। हमें आप बताइए कहाँ खर्च किया आपने ये पैसे। किसी किस्म का कोई हिसाब किताब टीपा के पास नहीं था। और आप लोगों के सामने मैं 2 दफ़ा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई केम एंड डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वाइस ऑन दिस। हमने बल्कि घिराव किया था टीपा के दफ्तर का सिर्फ ये हिसाब लेने के लिए। जब उन्होंने हमें हिसाब नहीं दिया और हमने पिटिशन जमा करवाई, उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए। वी वेंट इनटू द हाई कोर्ट टेलिंग देम कि इन लोगों ने हर किस्म की इलेक्शन के अंदर धांधली की है, इन्होंने हर किस्म का लॉ तोड़ा है, हमने पिटिशन्स जमा करवाई हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि नेचुरली इलेक्शन का फिर दूसरा समय शुरू हो गया था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो शहजाद साहब आज कह रहे हैं, शुक्र है कि जो मैं क्लेम करती थी उस वक्त, आज वो सच साबित हो रहा है। हमारी तो उस वक्त कोई बात ही कोई नहीं सुनता था, जब मैं बार बार शोर मचाती थी कि ये सारा इलेक्शन रिग्ड है, क्योंकि मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। और आप लोग सारे जो हैं इस बात के गवाह हैं कि मैंने बारहा दफ़ा इस पर कहा था इन 2 अरब रुपयों के ऊपर, एक दफ़ा नहीं, इससे ऊपर कम से कम मेरी 100 स्टेटमेंट्स हैं कि इन्होंने 2 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने भेज के, जिस तरह अभी उनका, इसके अलावा 55, मैं तो उस 2 अरब को रो रही थी, ये तो आज पता चला कि 2 की जगह 2.5 अरब रुपए, यानी ये सिर्फ एक हल्के के ऊपर। और मैं आपको बताती हूँ, ये स्टैंडिंग लोग बात क्या करते थे कि वहाँ के काउंसलर कहता था कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम सड़कें 3 दफ़ा तोड़ के दोबारा बना सकते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों उनको दिए गए थे? डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि जितने पिटिशन्स मैंने जमा करवाए उतने किसी ने नहीं कराया, किसी किस्म का कोई हिसाब टीपा के पास नहीं था। पिटिशन के बाद ही हम हाई कोर्ट में गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्मोक की पंजाब हुकूमत ने स्मोक को कुदरती आफत करार दे दिया। पीडीएमए ने स्मोक को कुदरती आफत करार देने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। स्मोक कंट्रोल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। पीडीएमए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जी हाँ, पीडीएमए के मुताबिक लाहौर में कल से स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक को कुदरती आफत करार दे दिया है। पीडीएमए ने स्मोक को कुदरती आफत करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दिन ब दिन बढ़ती आलूदगी मगर अमली इकदाम सिफर हैं। पाकिस्तान में हर साल 3,40,000 में से 70% लोग मरने लगे हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं। आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का नया मंसूबा 22 करोड़ 50 लाख की लागत से डायरेक्टरेट बनाने की तैयारी। डायरेक्टरेट सेक्रेटरी डीजी EPA के जेरे सरपरस्ती काम करेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पाकिस्तान में आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जबकि इसके बरक्स अमली इक़दाम जो हैं वो सिफर दिखाई देते हैं। इसी हवाले से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसमें लाहौर शहर आलूदगी में पहले नंबर पर है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में सालाना 3,40,000 अफराद सिर्फ आलूदगी के बायस जो है वो मौत की घाट उतर जाते हैं, जिसमें से 70% अफराद ऐसे हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मौत का शिकार होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो
इकदामात हैं वो बेसूद दिखाई देते हैं। इसी हवाले से अब महकमा माहौलियात ने एक नया मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है और एक नया डायरेक्टोरेट बनाने का फैसला किया है, जिस पर मजमूई तौर पर 22 करोड़ 50 लाख रुपए के अखराजात आएंगे और इसमें 5 करोड़ रुपया सिर्फ सालाना जो सैलरीज और ऑपरेशनल अखराजात की मद में जो है इस डायरेक्टोरेट को दिया जाएगा। ये डायरेक्टोरेट सेक्रेटरी और डीजी इन्वायरमेंट के अंडर जो है वो काम करेगा। नए डायरेक्टोरेट बनाने से बेहतर यह है कि बाकायदा तौर पर अमली इकदाम जो हैं वो आलूदगी को रोकने के हवाले से किए जाएं, क्योंकि लाहौर जो है वो आलूदगी में पहले नंबर पे है और सालाना इससे अमवात। ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सेकेंडरी हेल्थ में 590 नई असामियां मंजूर की गई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की 25 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को असामियों की मंजूरी दी गई है। 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 590 असामियों की मंजूरी दी गई है। नई तश्कील दी गई असामियों में ग्रेड 17 के ऑडिट ऑफिसर शामिल हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की असामी की मंजूरी दी गई है। एडमिन ऑफिसर, IT ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की भी मंजूरी दे दी गई। फाइनेंस ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर की असामी की भी मंजूरी। ग्रेड 16 में असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑफिसर्स की मंजूरी दे दी गई है, जबकि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ में 590 नई असामियां मंजूर कर ली गई। फाइनेंस डिपार्टमेंट की 25 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को असामियों की मंजूरी दी गई है। 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 590 असामियों की मंजूरी। नई तश्कील दी गई असामियों में ग्रेड 17 के ऑडिट ऑफिसर भी शामिल हैं। जी हाँ, बायोमेडिकल इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स की असामी की भी मंजूरी दी गई है। एडमिन ऑफिसर, IT ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की भी मंजूरी दी गई है। फाइनेंस ऑफिसर, लॉजिस्टिक ऑफिसर की असामियों की भी मंजूरी दी गई। ग्रेड 16 में असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑफिसर्स की भी मंजूरी दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।